हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम लोग एएमएम के उन 3 हिंदू शहरों के बारे में बातें करेंगे जिनको एमआईएम ने उम्मीदवार बनाया है बिहार के अंदर। और पहली बार ऐसा हो रहा है, देखने को मिल रहा है कि एमआईएम ने हिंदू उम्मीदवार को टिकट दिया हो और वो जीत के इतने करीब पहुंच गया है। वो कौन कौन से उम्मीदवार है, आइए एक एक करके देखते हैं दोस्तों। जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। उन 3 उम्मीदवारों में से सबसे पहले जो है राणा रणजीत सिंह है, और राणा रणजीत सिंह को जो है ढाका विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। इसमें कोई शक नहीं है कि जब से राणा रणजीत सिंह एमआईएम के अंदर आए हैं तब से एमआईएम का परचम हिंदू भाइयों में जो है बहुत ज़्यादा बुलंद करने की कोशिश किया है। कौन है राणा रणजीत सिंह? पूर्व मंत्री सीता राम सिंह के जो है वो बेटे हैं। उनका ही एक भाई है, वो बीजेपी में है, और ये साहब जो है ये फ़िलहाल एमआईएम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनका जो भाई राणा रणधीर है वो बीजेपी में है और वो भी मैदान के अंदर है, वो दूसरी जगह से। लेकिन ये जो साहब जो है राणा रणजीत सिंह, ये फ़िलहाल जो है एमआईएम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके सामने ऐसा सिचुएशन बना है दोस्तों कि भाई यहाँ से जो है लग रहा है कि कुछ भी हो सकता है। हालांकि इनका पकड़ ढाका के अंदर अच्छे खासे माने जा रहे हैं। ये लोकसभा के अंदर भी मैदान के अंदर उतरे थे और लोकसभा शिवहर लोकसभा से जो है ये सीट से जो है वो मैदान के अंदर उतरे थे, और हालांकि बहुत अच्छे खासे वोट नहीं ला पाए थे। लेकिन फ़िलहाल वो अलग है और ये ढाका अलग है। यहाँ पर मुस्लिम की अच्छी खासी आबादी है और वो कहीं ना कहीं जो है इनको थोड़ा सा जो है वो फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इनके सामने जो उम्मीदवार है वो आरजेडी से फैसल रहमान है, जेएसपी से जो है लाल बाबू प्रसाद है, और एमआईएम से जो है तो राणा रणजीत सिंह है ही, और बीजेसी से जो है पवन कुमार जायसवाल है। तो अब देखना है कि यहाँ पर अगर, क्योंकि मुस्लिम का साथ मिलता है इस जगह से और हिंदू भाई का थोड़ा सा परसेंटेज इनको मिलता है, तो यहाँ से एमआईएम निकल सकती है। और इसकी चर्चाएं इसीलिए लगातार है। सबको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर यहाँ से राणा रणजीत साहब जीत रहे हैं या जीत जाएंगे तो किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए। जितनी पॉपुलैरिटी इनकी हुई है और जिस तरीके से ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जितने पिछड़े तबके के लोगों को अपने साथ जोड़ने के काम कर रहे हैं और जहाँ भी जा रहे हैं साथ लेकर जा रहे हैं, तो इससे एक आइडिया और अंदाज़ा मिल रहा है कि लोगों में जो रुझान है एमआईएम को लेकर और ख़ास करके इस साहब को लेकर जो है वो बहुत अलग तरीके के है। जो लोग कहीं ना कहीं एमआईएम के ऊपर एक निशाना साधते थे कि भाई ये तो हिंदू उम्मीदवारों को टिकट भी नहीं देते, मुसलमानों की पार्टी है। हालांकि टिकट पहले भी एमआईएम पार्टी देती हुई आई है, ये बात अलग है कि वो लोग उस चीज़ को इग्नोर करते हैं और लगातार निशाना साधते रहते हैं कि एमआईएम जो है सिर्फ मुसलमानों की बात करते हैं, मुसलमानों की पार्टी है। लेकिन फ़िलहाल जो है राणा रणजीत साहब अगर जीत जाते हैं तो शायद बहुत सारे लोगों के मुँह में ताले जो है वो लग जाएंगे, और ऐसे लोग जो बात करते हैं उनके जो है कहीं ना कहीं मुँह पर जोरदार तमाचा जैसा ही होगा। पिछले बार जो है यहाँ से भले ही बीजेपी की जीत हुई हो 2000 अगर बात की जाए 2020 की, लेकिन इस बार जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ज़रूर माहौल बन गया है। हालांकि फैसल रहमान को भी लगता होगा कि पिछली बार जो 2 नंबर पर रहे थे, इस बार क्या वो और भी ज़्यादा फिसलने वाले हैं, या फिर जो है कहीं ना कहीं वो राणा रणजीत को जीत कर आरजेडी यहाँ से जीत निकाल लेंगे, वो तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। लेकिन एक बड़ा चेहरा है राणा रणजीत सिंह का, इसमें कोई शक नहीं। और अगर ये जीत जाते हैं, इनकी जीत होती है, तो सबसे पहले हिंदू उम्मीदवार की जीत होगी। एज ए एमएलए की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरा जो उम्मीदवार है दोस्तों वो है आपका अमित कुमार। अमित कुमार जो है वो महुआ विधानसभा से जो है वो मैदान के अंदर उतरे हैं। महुआ हालांकि ये अमित कुमार से कम, नाम से कम बच्चा राय के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली है उस नाम से, डॉक्टर अमित कुमार इनका नाम है। और इनके सामने जो है ना बहुत अलग तरीके का सिचुएशन और समीकरण बन रहा है। कैसे जैसे कि तेज प्रताप यादव भी है इनके सामने जो है एलजेपी का भी कैंडिडेट है संजय कुमार सिंह, इनके सामने आरजेडी का भी है, इनके सामने एनसीपी का भी है, और इनके सामने पिछली बार जदयू ने जिनको टिकट दिया था आसमा परवीन, वो भी है मैदान के अंदर। तो जेएसपी से भी है, तो और बीएसपी से भी है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर जो है ये यहाँ का जो सिचुएशन और समीकरण है ना, कुछ भी हो सकता है। अगर मुसलमान ठीक ठाक अगर साथ देते हैं अमित कुमार के और ये हिंदू भाई से ठीक ठाक वोट ले आते हैं, तो फिर ये अपना रास्ता बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर खिचड़ियाँ बनने वाला है, यहाँ पर जो है किसी का कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। तो इसमें भी जो है और अमित कुमार की अगर पकड़ होती है तो भाई ये रास्ता, ये सीट जो है आसानी से निकाल सकते हैं।
इसके अलावा एक और जो हिंदू उम्मीदवार है वो है मनोज कुमार दास। सिकंदरा से जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं, एमआईएम पार्टी की तरफ से टिकट मिला है इनको। लेकिन यहाँ पर हालांकि ये सीट रिज़र्व है एससी के लिए, और जो है ये मैदान में रिप्रेजेंट कर रहे हैं एमआईएम पार्टी को मनोज कुमार दास जो है। लेकिन यहाँ से अगर बात करें तो भाई हम की तरफ से जो जीतन राम मांझी है उनके ही कहा जा रहा है, अपना दामाद है ये, वो भी मैदान के अंदर है। पिछली बार जो है उनकी जीत हुई थी और इस बार फिर मैदान के अंदर है यहाँ पर। लेकिन मज़े की बात और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक सीट यहाँ पर एक आरजेडी भी मैदान के अंदर है और कांग्रेस भी मैदान के अंदर है। उदय नारायण चौधरी जो है वो आरजेडी की तरफ से है, विनीत कुमार चौधरी जो है वो आईएनसी की कांग्रेस की तरफ से है, जेएसपी से भी है यहाँ पर, आरएलजेपी से भी है यहाँ पर, बीएसपी से भी है, और एमआईएम की तरफ से मनोज कुमार दास ही है। लेकिन इंटरेस्टिंग और सबसे थोड़ा सा अनोखी बात ये है कि भाई ये कैसा गठबंधन आपने बनाया है कि आपके दोनों ही उम्मीदवार कांग्रेस और आरजेडी दोनों ही यहाँ पर मैदान के अंदर है। मतलब तो ये तो समझने वाली बात। और ये पहला ऐसा सीट नहीं है कि एक ही सीट हो, ऐसे 10-12 सीट है। कहा जा रहा है कि 13 सीट है शायद, एक पे तो चल मिल गया समर्थन। 12 सीट जहाँ तक मेरी जानकारी है कि यहाँ पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार है मैदान और इनके भी उम्मीदवार है, आरजेडी के भी है। तो यार ये कैसे गठबंधन है, खैर वो अलग है। लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पर जो है ना अलग तरीके की खिचड़ी बनने वाली है और सुपर खिचड़ी बनने वाली है। और उस सुपर खिचड़ी के अंदर जो है कहीं ना कहीं एमआईएम भाई निकाल सकती है सीट। आपको पता होगा कि ये मनोज कुमार दास जो है ये सामाजिक कार्यकर्ता है, भले ही पॉलिटिकल जो है इनको एक्सपीरियंस और तजुर्बा ना हो, लेकिन सामाजिक कार्यकर्ताओं को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मुसलमान भी ठीक ठाक है वहाँ पर, 12-13% मुसलमानों की आबादी है इस विधानसभा के अंदर। अगर मुसलमानों के साथ मिलता है, ये नहीं कह सकते कि टोटल मुसलमानों का ही मिलेगा तभी होगा, लेकिन मुसलमानों के साथ साथ अगर हिंदू भाई और वहाँ पर SC ST लोग भी है तो अगर उनका समर्थन मिलता है तो ये भी निकल सकते हैं यहाँ से। ये भी, इसमें किसी को हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इतने तरीके के यहाँ पर समीकरण बन रहे हैं, अलग तरीके के जो इक्वेशन बन रहे हैं, ये भाई बहुत कमाल का है। तो बाकी ये 3 उम्मीदवारों के ऊपर जो है कहीं ना कहीं एमआईएम एक नज़र टिकाई हुई है। और याद रहे कि इन तीनों विधानसभा सीटों पर जो वोटिंग होना है वो 6 नवंबर को होना है। तो आप सबको फर्स्ट फेज़ में होना है। तो जो है अब ये देखना है कि इन तीनों में से किसी एक की भी अगर जीत होती है तो फिर पूरे भारत के अंदर जो है ना अलग तरीके का कोहराम मच जाएगा। बस एक ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा कि ओवैसी के हिंदू उम्मीदवार जो है पहली बार जीत कर एमएलए बनेंगे भाई, ऐसा होगा। तो लेकिन अब ये देखना है कि ये कितने सफल होते हैं, ये तो आने वाले वक्त में